कांग्रेस भी बिहार में अपने खोए हुए साख को कुशेश्वर स्थान से ही उठाना चाहती है और लालू यादव को उतार कर कुशेश्वर स्थान में कहीं ना कहीं अपने पाले में पूरी तरह से इस लड़ाई को राजद ने करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ की लड़ाई बड़ा दूसरे तरीके से मैं जोड़ूंगा। यहाँ 40 में दे रहा हूँ % जो झुकाव है, क्योंकि वोटर्स इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं आपस में, 40% जो झुकाव है वो राजद की तरफ है, बाकी जो लगभग 30% झुकाव है जदयू की तरफ है और 30% जो झुकाव बचा हुआ है वो कांग्रेस की तरफ है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं, जो अतिरेक कुमार डिमांड कर रहे हैं, वो दो ही खास जातियों के स्टार प्रचारकों को बुलाना चाह रहे हैं। एक यादव, जिसके हिस्सा पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन है, उन दोनों को स्पेशली वहाँ बुलाया गया है। ये भी पिछड़े समाज से आते हैं, यानी एक तरफ जहां अमन हजारी, दूसरी तरफ कांग्रेस का अतिरेक कुमार और तीसरी तरफ गणेश भारती और चौथी तरफ अंजू देवी। ये लड़ाई बड़ी ही मजबूत हो गई है। यहाँ पे भाजपा ने स्पेशली टारगेट करके मांगा जा रहा है सवर्ण नेताओं को स्टार प्रचार के लिए और भेजा जा रहा है यहाँ से अन्य जाति के प्रचारकों को। यानी भाजपा सीधे तौर पर अगर कहे तो चाहती है कि यहाँ पे खेला हो जाए, भाजपा चाहती है कि यहाँ पर काम बिगाड़ दिया जाए और जदयू और नीतीश कुमार का गुस्सा, फिर मैं वही कहूँगा कि क्यों है, साथ रह के भी साथ नहीं रह के जो भाजपा कर रही है उसकी वजह से नाराज है। कांग्रेस यहाँ रिवाइव करना चाहती है और जो एक बड़ी बात मैं बता दूं आपको, राजद और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई का मुख्य शुरुआत है वो कुशेश्वर स्थान से ही हुआ। कांग्रेस भी वोट काट रही है, कांग्रेस भी बड़ा हिस्सा ले रही है उस बड़े केक का। चिराग पासवान ले रहे हैं, जदयू ले रही है, राजद ले रही है। ऐसे में वो जो छूट जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए कांग्रेस और राजद दोनों प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इंतजार तो आपको मैंने करवाया, लेकिन इतना जरूर कह दूंगा कि ये कुशेश्वर स्थान एकदम पानीपत हो गया है। और कैसे हो गया ये आपको समझ में आएगा। देखिए, कायदे से जो ब्रिटिश आए थे तो वो दक्षिण से भारत में इंटर किए थे। हमारे जो पोर्ट से बंदरगाह हैं वहाँ से एंट्री की उन्होंने और अंग्रेज़ों ने पूरे देश में अपना शासन बना लिया। अब अंग्रेज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि मिलता जुलता है इसलिए बोल रहा हूँ। कांग्रेस भी बिहार में अपने खोए हुए साख को कुशेश्वर स्थान से ही उठाना चाहती है। उसे पता है कि कुशेश्वर स्थान वो सीट है जो मिथिलांचल का दिल है, जहाँ से मिथिला के लोगों में, उनके दिलों में घुसा जा सकता है और उनके दिमाग में जगह बनाई जा सकती है। कांग्रेस को लेकर मिथिला के बारे में और जो पुराना भोजपुर है, बक्सर क्षेत्र जो भोजपुर का क्षेत्र है, उसके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों के दिलों में आज भी कांग्रेस है। लेकिन अब गुतिया से लड़ाई है तो कैसे मैंने जाहिर किया जाए। शादी ब्याह में भी जुटना है, सब जगह जाना है, लेकिन लड़ाई भी है। तो ऐसी स्थिति में है, मनमुटाव है। लेकिन अगर कांग्रेस चाहे तो उस वोट बैंक को वापस पा सकती है और कांग्रेस को ये बात पता है। कांग्रेस कई बार ऐसे जगहों पर कारनामा कर देती है, लेकिन चूंकि इतनी रीजनल पार्टियां हो गई हैं और इतना वोट डिवाइड हो गया है, अलग अलग जातियों के स्लीपर सेल्स बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या होती है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को इकट्ठा नहीं कर पाती है। समय बीत जाता है, खत्म हो जाता है कहानी। कुशेश्वर स्थान जो सीट है वो कांग्रेस की सीट थी। यहां से जो जदयू के प्रत्याशी थे उनको कांग्रेस बहुत तगड़ी फाइट देती थी। अशोक कुमार यहां से चुनाव लगातार लड़ा करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके बेटे अतिरेक कुमार को मौका दे दिया है। अतिरेक कुमार के बारे में आपको बता दूं कि इधर आप अगर वीडियो देख रहे होंगे अतिरेक जी का या उनके कार्यक्रमों को देख रहे होंगे, पप्पू यादव, कन्हैया, रंजीता रंजन, टॉप के सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के, एक लंबी लिस्ट, सभी उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। पुराने कांग्रेसी के पुत्र हैं। पिछली बार उनके पिता वहां से चुनाव हार गए थे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव आए थे, 7,000-8,000 वोट, कोई मैंने हार जीत का बड़ा मार्जिन नहीं कहा था। चूंकि कुछ पिछले बार कोरोना के भी प्रकोप था तो बहुत कम लोग वोट करने निकले भी थे, तो ये मार्जिन थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस यहाँ से समाप्त होने के कगार पर पिछले चुनाव में आ गई थी। अशोक कुमार का यहाँ से हारना कहीं ना कहीं एक तय कर देता है कांग्रेस के उतरान को। लेकिन कांग्रेस यहाँ रिवाइव करना चाहती है और जो एक बड़ी बात मैं बता दूं आपको, राजद और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई का मुख्य शुरुआत है वो कुशेश्वर स्थान से ही हुआ है। और एक और बात यहाँ जान लीजिए, चूंकि पिछड़ी जातियाँ ज़्यादा हैं यहाँ
और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक से ही सरकार बन जाती है या कोई जीत जाता है यहाँ पे। इसलिए खेला यहीं हो रहा है। जब तेजस्वी यादव चुनाव से पहले, मैं बता दूं आपको, बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग एक खेल है, यहाँ से उपचुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी यादव या किसी ने एक बैग मन नहीं बना लिया। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में गए थे कुशेश्वर स्थान, और जब कुशेश्वर स्थान में कार्यक्रम में उन्होंने भीड़ देखी और वहाँ का जातिगत समीकरण देखा तो उन्होंने डाटा मंगवाया। उन्होंने डाटा को रीड किया और देखा कि इस जगह पर प्रबल संभावनाएं हैं चुनाव जीतने की। कांग्रेस के जो अशोक कुमार हैं वो जीतते जीतते रह गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह पर राजद अपना कैंडिडेट उतारती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो खिसकता नजर आता है वो भी साथ आ जाता है। राजद के जो वोट बैंक है एमओआई वो साथ आ जाता है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो साथ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा यहाँ से गेम हो सकता है, और यही गेम करने के लिए राजद ने वहां से प्रत्याशी अपना उतार दिया। लाख कांग्रेस मनाती रह गई, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं माने, क्योंकि उन्हें पता है कि तारापुर भले ही जीत हार जाए लेकिन कुशेश्वर स्थान एकदम श्योर शॉट लग रहा है, इसको जीता जा सकता है। और कोई गलत नहीं है दावा, पूरे जोड़ घटाव के हिसाब से आंकड़ों के मैं बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली यहां जातिगत जनसंख्या कैसी है और किस तरफ जाने का मन बना रहे हैं लोग। देखिए, बहुत डोमिनेटिंग ये सीट रही है। इस सीट पर मुसहर जाति सबसे ज्यादा है और मुसहर जाति से ही गणेश भारती को मौका दिया है राजद ने। अब अगर मुसहर जाति के लोगों को यहाँ आप जब लाते हैं तो आपको याद होगा जदयू ने यहाँ खूब फील्डिंग कराई मांझी जी से। मांझी जी की 2 सभाएं कराई, मांझी जी को वहाँ भेज कर उनको वहाँ काम में लगाया, बहुत तरीके के जोड़ घटाव किए और अंततः कहीं ना कहीं ये तय कर लिया कि जो कैंडिडेट वहाँ से मुसहर समाज का दिया गया है उसको बहुत वोट ना मिले। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि रीजनल जो पॉलिटिक्स है वो रीजनल ही काम करती है, हाइपर लोकल लेवल पर ही एक काम होता है। और इस जोड़ घटाव में राजद ने जब कहीं ना कहीं गणेश भारती को मौका दिया तो यहाँ से अमन हजारी, जो कि मरहूम जो वहाँ के विधायक हैं उनके पुत्र हैं, उनको उतारा है जदयू ने। अब बड़ी बात क्या है, अमन हजारी पासवान समाज से आते हैं। पासवान वोट बैंक बहुत बड़ा है यहाँ पर, और इस वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पासवान यहाँ से अंजू देवी को उतारते हैं। अंजू देवी भी पासवान समाज से आती हैं। बड़ा गेम समझ गया क्या हुआ? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें बोलने लायक बचा नहीं है, असल लड़ाई यहीं पे है। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने यहाँ पर अतिरेक कुमार को उतारा है जो कि अशोक कुमार के पुत्र हैं, और अतिरेक कुमार के साथ खास बात क्या है कि ये भी पिछड़े समाज से आते हैं। यानी एक तरफ जहां अमन हजारी, दूसरी तरफ कांग्रेस का अतिरेक कुमार, और तीसरी तरफ गणेश भारती, और चौथी तरफ अंजू देवी। ये लड़ाई बड़ी ही मजबूत हो गई है। चूंकि राजद को प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है कि अगर लालू यादव का फैक्टर काम कर गया, इसलिए देखिए लालू यादव को वहां ज़्यादा देर रुका गया था। तारापुर में कम समय रुके और कुशेश्वर में ज़्यादा देर, तो कुशेश्वर स्थान में वो ज़्यादा देर इसलिए रुके और ज़्यादा भाषण दिए। यहीं पे बलमुआ कलकत्ता पहुंच गए वाला बात भी उन्होंने कहा था। ये बातें उन्होंने क्यों कही, काहे वहां पर फोकस ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, हर व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है वहां पे। बड़ी बात यह है कि चूंकि किसी ने भी यहाँ सवर्ण जाति से, ब्राह्मण जाति से या किसी जाति से नहीं उतारा है कैंडिडेट, इसका फायदा कैसे उठेगा? इसका फायदा उठाने के लिए भाजपा एमएलसी टूना पांडे को उतार दिया गया। लालू यादव ने स्पेशली ब्राह्मण बहुल इलाकों में, सवर्ण बहुल इलाकों में फील्डिंग लगा दी, अपने जितने सवर्ण नेता हैं सबको वहां लगा दिया और कोशिश किया कि यहां से किसी तरीके से जीत कर निकाला जाए। अब देखिए यहां बड़ा गेम क्या है। जो पिछड़े समाज के कैंडिडेट जरूर यहां पर कांग्रेस ने भी दिया है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं, जो अतिरेक कुमार डिमांड कर रहे हैं, वो 2 ही खास जातियों के स्टार प्रचारकों को बुलाना चाह रहे हैं। एक यादव, जिसके हिस्सा पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन है, उन दोनों को स्पेशली वहाँ बुलाया गया। इसके अलावा चंदन यादव वहाँ गए जो कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते थे। और एक और बड़ी बात, इस जगह से अतिरेक कुमार और एक खास वर्ग के लोगों को बुला रहे हैं, ब्राह्मण जाति के, सवर्ण जाति के। खास बात क्या है कि मदन मोहन झा यहाँ पे खूब फील्डिंग की है। मदन मोहन झा ने जितना यहाँ पसीना बहाया है उतना तारापुर में नहीं बहाया। मदन मोहन झा के अलावा जितने पार्टी के दिग्गज नेता है, कन्हैया कुमार, जो भी घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? सवर्ण वोटर्स अगर शिफ्ट हो जाए, देखिए मुख्य लड़ाई चूंकि पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी जाति का वोट बैंक डिवाइड होगा, तो सवर्ण अगर किसी की तरफ चले जाते हैं तो उनका जीतना तय लगता है। लेकिन यहाँ गेम क्या है, देखिए जदयू ने यहाँ से संजय झा को उतार रखा है।
संजय झा यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस गढ़ को जदयू के एंट्री पॉइंट के तौर पर रखा जाए, इसको छोड़ा नहीं जाए। लेकिन कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि मिथिला का दिल है, यहाँ घुस जाएंगे तो फिर परमानेंट यहाँ से जगह बनाए रखेंगे और फिर पुराना जो गौरव था कांग्रेस का उसको वापस ले लेंगे। लेकिन चूंकि लड़ाई हर तरफ से आकर बराबर हो जा रही है, अंजू देवी भी वोट काट रही हैं, चिराग पासवान ने जितनी सभाएं की हैं यहाँ पर अंजू देवी के लिए, आपको याद है, घूम घूम कर लोगों के पास जा जाकर खुद मिलवा रहे हैं कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी वोट काट रही है, कांग्रेस भी बड़ा हिस्सा ले रही है उस बड़े केक का, चिराग पासवान ले रहे हैं, जदयू ले रही है, राजद ले रही है। ऐसे में वो जो छूट जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए कांग्रेस और राजद दोनों प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जरूर जदयू की तरफ से सवर्णों को मौका दिया गया है, पार्टी के सवर्णों को, लेकिन भाजपा के जो सवर्ण नेता हैं वहाँ यहाँ भी दूरी बना रखे हैं। यहाँ पे भाजपा ने स्पेशली टारगेट करके मांगा जा रहा है सवर्ण नेताओं को स्टार प्रचार के लिए और भेजा जा रहा है यहाँ से अन्य जाति के प्रचारकों को। यानी भाजपा सीधे तौर पर अगर कहे तो चाहती है कि यहाँ पे खेला हो जाए, भाजपा चाहती है कि यहाँ पर काम बिगाड़ दिया जाए। और जदयू और नीतीश कुमार का गुस्सा फिर मैं वही कहूँगा कि क्यों है, साथ रह के भी साथ नहीं रह के जो भाजपा कर रही है उसकी वजह से नाराज है। यहाँ भाजपा को चिराग पासवान की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस वो काम यहाँ कर रही है। कांग्रेस यहाँ सीधे तौर पर जदयू को भी डैमेज कर रही है और राजद को भी एक चुनौती दे रही है। मैं अंततः वो बात कह ही दूँ, अगर कांग्रेस को कहीं से जीतने का थोड़ा भी चांस है तो वो यही सीट है। इस सीट पर परंपरागत कांग्रेसी को टिकट भी मिला है, पिता उनके मात्र 7,000 के वोट बैंक से हारे, पिछली बार चुनाव हारे भी थे और कहीं ना कहीं उस जाति से आते भी हैं जिस जाति का बहुलता वहाँ है। लेकिन चूंकि उन्हीं के वोट बैंक में से हमारी बाकी दल भी कर रहे हैं और चूंकि अब यादव फैक्टर लेकर तीरथ कुमार आ जा रहे हैं पप्पू यादव को या किसी और यादव नेता को, तो उससे लालू यादव का फैक्टर कम नहीं होगा। लालू यादव से बड़ा नेता नहीं कोई हो जाएगा और लालू यादव को उतार कर कुशेश्वर स्थान में कहीं ना कहीं अपने पाले में पूरी तरह से इस लड़ाई को राजद ने करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ की लड़ाई बड़ा दूसरे तरीके से मैं जोड़ूंगा। यहाँ 40 में दे रहा हूँ % जो झुकाव है, क्योंकि वोटर्स इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं आपस में, 40% जो झुकाव है वो राजद की तरफ है, बाकी जो लगभग 30% झुकाव है जदयू की तरफ है और 30% जो झुकाव बचा हुआ है वो कांग्रेस की तरफ है। अगर यहाँ पे आप कहेंगे चिराग पासवान कहाँ गए, यहाँ एक बड़ा फैक्टर ये है कि चूंकि अमन हजारी और चिराग पासवान रिलेटेड भी हैं, पारिवारिक रिश्ता भी दोनों के बीच में रहा है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मामला जो है ना वो चिराग पासवान अगर चाह दें तो बहुत डैमेज यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं जदयू को। एक पारिवारिक मामला हो जा रहा है और लोग भी वहाँ पहचान रहे हैं अच्छे से। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो मल्लाह हैं, वहाँ के जो मुसहर हैं, वहाँ के पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर वो चिराग पासवान के कैंडिडेट की तरफ एक मुश्त ही आ जाते या चिराग पासवान अगर उस प्रचंडता में होते, शायद रामविलास पासवान होते तो बात अलग होती। और अगर बाकी लोगों ने अलग अलग कैंडिडेट दिया होता अलग अलग जाति का, राजद ने बहुत स्मार्टली मुसहर जाति का यहाँ कैंडिडेट दिया है ताकि वो जो वोट बैंक है मुसहर का वो प्रभावित न कर पाए मांझी। लेकिन बड़ी बात यही है, जहाँ 40% राजद की तरफ मामला झुका हुआ है वहीं 30% कांग्रेस की तरफ और 30 जदयू की तरफ झुक रहा है। यानी यहाँ मामला जो है वो पूरी तरह से त्रिकोणीय है। कांग्रेस यहाँ कुछ अंतिम बॉल पर छक्का टाइप का भी कुछ कर सकती है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है। फिलहाल मुख्य लड़ाई जो है वो लालू और नीतीश के बीच ही है। तो ये है हमारा सत्य शोध। दोनों सीटों पर हमने चुनाव से पहले जो वोटर्स है उनका मिजाज क्या कह रहा है, गोलबंदी किधर हो रही है, कहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, कौन सी चौक पे लोग ज़्यादा बैठ रहे हैं, इन सब को हम जोड़ घटाव कर रहे हैं। कौन सा गांव ऐसा है जो जीत हार का फैसला करता है, कहाँ के दबंग जो नेता हैं वो मीटिंग्स कराते हैं, इन सब पर हमारी नज़र है और इसी हिसाब से आपको हमने ये आंकड़े प्रस्तुत करके दिए हैं। दोनों सीटों पर हमने आपको लगभग बता ही दिया। अब इंतज़ार इस बात का है कि जब लोग वोटिंग करने आते हैं तो कितना टर्नआउट होता है, उसके आधार पर भी हम आपको एक समीकरण बताएंगे कि आखिर पोल परसेंटेज क्या कहता है। देखिए, पोल परसेंटेज में एक खास बात बता दूँ,
पिछली बार भी मैं आपको बताता आया हूँ और इसका बहुत फ़ायदा हुआ है आप लोगों को। जब मैंने कहा था कि एक पॉपुलस है कंसेंसस ये है कि अगर वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं पिछली बार से, तो मानकर चलिए कि लोग नाराज़ हैं और एग्रेसिव वोटिंग हो रही है। और अगर वोट कम पड़ते हैं तो सरकार बच जाने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसे में पिछली बार के वोट परसेंटेज से इस बार बढ़ता है कि घटता है, ये देखना होगा। क्योंकि पिछली बार कोरोना भी था, तो वो फैक्टर भी इस बार बहुत नहीं है, लोग वैक्सीनेट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टर्नअप होंगे लोग, ये तो तय है, क्योंकि 2 ही जगहों पर चुनाव है। ऐसी स्थिति में हमारी नज़र लगातार बनी हुई है दोनों सीटों पर। आप निश्चिंत होकर घर में बैठिए, हम आपको पूरा अपडेट एग्जैक्टली जो कुछ हो रहा है वहाँ पे उसका एक आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। वोटिंग के दिन भी हम वहाँ मौजूद हैं और वोटिंग के बाद भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो जब सारे बिहार के मीडिया के चैनल के लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग जब वहाँ से अपने लोगों को वापस ला रहे हैं, तो हमने स्पेशली वहाँ लोग को भेजा अपने यहाँ से, ताकि अंतिम जो गणित होता है ना, आफ्टर मैथ, वो बहुत मज़ेदार होता है। और उसके लिए तो आप जानते हैं कि भारत लाइव और पंचनामा आपका बड़ा आपके प्रिय रहा है शुरू से। तो पंचनामा की ऐसी किस्तें चलते रहेंगी। कल किसी और विषय पर आपसे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।